हेलो दोस्तों, अगर फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाई फाई स्टडी में। दोस्तों आज की जो वीडियो है वो आप सभी के लिए बेहद इंपॉर्टेंट यहां पर होने वाली है, जो कि आपको पता है यहां पर कि डीएलएड तृतीय सेमेस्टर यहां पर जो कि आपके पवन की सीरीज है, और काफ़ी सारे लोगों के पास यहां पर राजन की होगी, काफ़ी सारे लोगों के पास पवन की होगी, काफ़ी सारे लोगों के अन्य प्रकाशन की भी यहां पर जो सीरीजें होंगी। यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं संस्कृत की वीडियो लेकर के आया हूँ, जिसमें से आपके आति लघुत्तरी प्रश्न मैं यहाँ पर आपकी करवाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट सेशन आपके सभी के लिए है, और काफ़ी सारे आपके यहाँ पर प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन है वो भी देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ भैया कि देखिए, मैं आपसे एक चीज़ बार बार यहाँ पर बोलता हूँ, ये चीज़ कि भैया आप ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर आप एक काम करके चलें, यहाँ पर प्रीवियस ईयर ज़रूर से ज़रूर देख के चला करेंगे। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर काफ़ी सारे प्रश्न जो हैं वो आपके प्रीवियस ईयर से ज़रूर उठाया जाता है, ठीक है ना। तो उनको ज़रूर अपने दिमाग में बैठा के, और काफ़ी सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर के आते हैं, तो मतलब आपके लिए ये ना रहे कि हाँ ये चीज़ तो मैंने पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन की, जो कि दिया गया है कि दीर्घ स्वर किसे कहते हैं। तो भैया दीर्घ स्वरों की संख्या जो होती है वो 8 होती है, जो कि निम्नवत है। बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा ऊ, री, ए ओ औ, ये आपके 8 जो होते हैं वो दीर्घ स्वरों की संख्या के अंतर्गत आते हैं। अनुस्वार और अनुनासिक का एक एक उदाहरण देना है आपको। तो अनुस्वार और अनुनासिक का एक एक उदाहरण, तो अनुस्वार का हो जाएगा धर्मम प्लस चर बराबर की धर्मचर हो जाएगा। उसके बाद अनुनासिक का उदाहरण हो जाएगा दिक् प्लस नाथ बराबर दिग्नाथ हो जाएगा, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर तो है ही नहीं है, तो दिग्नाथ यानी आधा का यहाँ पर अगर किसी भी वर्ड के नीचे अगर आपका हलंत लग जाता है तो वह आपका भैया हो जाता है आधा। वाग्मयम शब्द में संधि विच्छेद कीजिए तथा संधि का नाम भी लिखना। वाग प्लस मयम जो होता है वो वाग्मयम हो जाता है, और अनुनासिक व्यंजन संधि हो जाती है इसके अंतर्गत। अगर हम यहीं पर बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा कहता है कि वाणी के कितने रूप बताए गए हैं। भैया वाणी के जो है वो 4 रूप बताए गए हैं, परा, पश्यंती, मध्यमा और वैरवरी, ठीक है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि वर्ड कितने प्रकार के होते हैं। तो भैया वर्ड होते हैं 2 प्रकार के, व्यंजन और स्वर, ठीक है ना। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, व्यंजन और स्वर। आगे बात करते हैं कि हा का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो हा का उच्चारण स्थान जो है वो कंठ्य हो जाएगा। टा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है। तो टा वर्ग का उच्चारण स्थान मूर्धन्य हो जाएगा। चा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो चा वर्ग का उच्चारण स्थान आपका तालव्य हो जाता है। अगर यहीं पर हम बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो कि हमारा कहता है कि पा वर्ग का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा। तो पा, जैसा कि आपको पता है, पा जब तक आप भैया ओठ में आपस में नहीं चिपकेंगे तब तक मिलेगा ही नहीं, या फिर तब तक बोला ही नहीं जाएगा। तो बात करते हैं यहाँ पर ओष्ठ की। अगला हमारा यहाँ पर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर अगला प्रश्न हो जाएगा यहाँ पर कि ता था दा धा ना से प्रारंभ शब्दों का उच्चारण स्थल क्या हो जाएगा। तो इसका उच्चारण स्थल ता था दा धा ना, ये सभी दंत्य बनते हैं, यानी कि इन सभी का उच्चारण स्थान दंत्य होता है। अगला हमारे यहाँ पर हो जाएगा कि अशुद्ध उच्चारण का कोई एक कारण बताना है आपको। तो माता पिता तथा परिजनों का अशिक्षित होना। अशुद्ध उच्चारण का एक ही कारण होता है, माता पिता या परिजनों का अशिक्षित होना। मतलब वो अगर बच्चे को शुद्ध उच्चारण नहीं बताएंगे तो बच्चा छोटी में ही अपना जो गलत है उच्चारण करना स्टार्ट कर देगा। तो बात करते हैं यहाँ पर कि संधि के मुख्य रूप से कितने भेद हैं। तो संधि के मुख्य रूप से 3 भेद माने जाते हैं। गुण संधि किसे कहते हैं। तो गुण संधि यानी कि हर्ष और दीर्घ आ प्लस आ, या और बड़ा आ, ठीक है, के पश्चात आ या फिर बड़ा आ पश्चात या ई उ री में से कोई भी स्वर आता है तो इन वर्णों के स्थान पर क्रमशः ए ओ अर और हल हो जाते हैं, तो उसे गुण संधि कहते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं यहाँ पर कि व्यंजन संधि आखिरकार किसे कहते हैं। तो जहां पर किसी व्यंजन, जी हाँ, जहां पर किसी व्यंजन का किसी बाद वाले व्यंजन, अगर कोई व्यंजन है तो उसके बाद वाले अगर व्यंजन वर्णों के साथ मेल होता है तो परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। यानी व्यंजन का व्यंजन के साथ मिलान हो जाए, अगर व्यंजन आ रहा है तो तत्पश्चात उसके साथ वाले व्यंजन का अगर यहाँ पर मिलान हो जाता है तो वहां पर परस्पर मिलने से जो परिवर्तन होता है ना भाई साहब, उसे ही हम व्यंजन संधि के नाम से आते हैं, व्यंजन संधि कहते हैं। विसर्ग संधि किसे कहते हैं। यानी कि जहां पर विसर्गों के साथ स्वर या व्यंजन के मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है। कोई भी विकार, जहां पर क्या होगा भैया कि स्वर होगा या व्यंजन होगा, उसके मिलने से कोई विकार उत्पन्न होता है, तो वहां पर विसर्ग संधि मानते हैं या विसर्ग संधि कहते हैं। अगर बात करते हैं यहाँ पर समास के कितने भेद होते हैं। तो भैया समास के होते हैं 5 भेद। अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में जरूर से जरूर मेंशन करिएगा। हालांकि पता सभी को होगा, लेकिन इतना लंबा लिखना कोई नहीं चाहेगा, ठीक है। चलिए, द्वंद्व समास क्या होता है। इस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पदों का संबंध जोड़ने के लिए चा का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उदाहरण के तौर पर हम लिखते हैं यहाँ पर
कि पितरों यानी कि माता चा पिता चा, जैसे पितरों हम बोलते हैं ना तो माता चा पिता चा, इसमें माता और पिता दोनों आ जाते हैं। अगर यहीं पर हम अगले प्रश्न की बात करते हैं, द्वंद्व समास कितने भेद होते हैं, तो द्वंद्व समास के भैया 3 भेद होते हैं। द्विगु समास किसे कहते हैं, जिनका पहला पद जो होता है वो संख्यावाची हो, जिसका पहला पद संख्यावाची हो उसे ही द्विगु समास कहते हैं। उदाहरण के तौर पर ले लेते हैं त्रिलोकी, यानी त्रिलोकी मतलब तीनों लोकी, ठीक है ना, त्रिलोकी तीनों लोकी की विजेता, तीनों लोक के विजेता, तो 3 लोग, यानी कि यहाँ पर क्या संख्या का बोध हो रहा है। आगे बात करते हैं आप लोग यहाँ पर कि समास का क्या अर्थ है, तो समास का अर्थ संक्षेप या फिर 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्दों को मिलाकर एक समस्त सार्थक शब्द, ये सार्थक स्वतंत्र शब्द बने तो उसे समास कहते हैं। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि कर्मधारय समास किसे कहते हैं, तो भैया कर्मधारय समास जो होता है वो आपका जो सामासिक पद विशेषण, जो सामासिक पद विशेषण विशेष व उपमा उपमेय से मिलकर बनते हैं तो वे कर्मधारय समास के अंतर्गत आते हैं, कर्मधारय समास कहलाते हैं, जैसा कि नीलकमलम। अगला हो जाएगा हमारा कि तत्पुरुष समास क्या होता है, तो इसमें उत्तर पद प्रधान होता है, प्रथम पद में द्वितीय से लेकर के सप्तमी तक की विभक्तियां लगती हैं, इसका विग्रह विभक्त के अनुसार ही किया जाता है, जैसे कि राजपुत्र है ना, राजपुत्र। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि बहुब्रीहि समास क्या है, यानी इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं तथा दोनों पद किसी तीसरे पद की विशेषता बताते हैं, जैसे कि दशानना है ना, जैसे कि दशानना। अगला यहाँ पर हमारा हो जाएगा यहाँ पर कि बहुब्रीहि समास के कितने भेद माने जाते हैं, तो बहुब्रीहि समास के माने जाते हैं बेसिकली 2 भेद। नए प्लस अकह में कौन सी संधि है, तो अयाद संधि है। दोस्तों सुपरफास्ट तरीके से इसके PDF में आपको टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, और यहाँ पर टाइम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है ना, टाइम की अगर हम यहाँ पर बात करते हैं तो भैया टाइम आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। सुपरफास्ट तरीके से अपना जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा अपन लोग यहाँ पर रिवीजन कर लेंगे, है ना, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करने की आप लोग कोशिश करिएगा। अगले हो जाएगा यहाँ पर कि अवनीशा में कौन सी संधि है, तो अवनीशा में दीर्घ संधि मानी जाती है। महेशा में कौन सी संधि मानी जाती है, तो महेशा में भैया गुण संधि मानी जाती है ना, गुण संधि मानी जाती है। देवालया में कौन सी संधि होती है, तो देवालया में भैया दीर्घ संधि होती है। वसुधैव में कौन सी संधि होती है, तो वसुधैव में वृद्धि संधि होती है, वसुधैव है ना, जैसा कि आपको पता ही चल रहा है, कहने से ही पता चल रहा है। तो पिते किस विभक्ति और वचन का रूप है, तो पिते जो है वो चतुर्थी विभक्ति एक वचन है, चतुर्थी विभक्ति है, ठीक है ना, चतुर्थी विभक्ति है। और वचन कौन से, अगर वचन की हम बात करते हैं तो वहाँ पर एक वचन है। देखिए मैं आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ, यहाँ पर लट लकार लिंग लकार जितने भी भविष्यत काल हैं, यथा तिष्ठ जितना भी है, उसके बाद किम कौन नपुंसक, ये सभी चीज़ें आप लोग याद कर लीजिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आप सभी के लिए। और इनमें से काफ़ी सारे प्रश्न हैं जो वहाँ से एक लाइन में पूछ लिए जाते हैं, तो अगर आपको पता है तो भैया याद आप तो जरूर से जरूर बता दोगे। और अगर यहीं पर हम शब्द रूप की बात करते हैं तो राम याद कर लीजिएगा, है ना, राम, हरि याद कर लीजिएगा, जगत, नदी आपके हो जाएंगे, और गुरु शब्द जो हो जाएगा वो हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। राजन, राजा जो होता है सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इसको भी याद कर लीजिएगा। मुनि का याद कर लीजिएगा, विद्वश का याद कर लीजिएगा, ये सभी। जैसा कि आपको पता है भैया अपने हाई स्कूल में मतलब राजा शब्द तो भैया पढ़ा ही होगा, ठीक है। राजा का बेसिकली प्रथमा द्वितीय तृतीया चतुर्थी पंचमी षष्ठी सप्तमी संबोधन, ये सभी आपकी विभक्तियाँ होती हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन माने जाते हैं। अगर यहीं पर बात करते हैं इसके शब्द रूप के बारे में, तो राजा, राजनी, राजान, राजानाम, राजानु, राज्या, राज्या, राजाभ्याम, राजाभि, राजे, राजाभ्याम, राजाभ्या, राजा, राज्यो, राजा, राज्याम, राज्या, राज्यो, राज्याम, राजान, राजा, राज्यो, राजास, हे राजन, हे राजनो, हे राजन, ठीक है। तो ये होता है हमारा बेसिकली, एक आप लोग याद कर लीजिएगा, मतलब उसके काफ़ी सारे आपको याद हो जाएंगे, सभी वैसे ही वो सेम वैसे ही होता है, ठीक है। देखिए नीचे आ भी गया ना कि राजन को राज्य के रूप में विभक्ति बताना, तो यहाँ पर चतुर्थी में हो जाएगा, चतुर्थी में। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि नदी शब्द का नाद्य रूप किस विभक्ति में बनता है, तो अगर आपने राजा का याद कर लिया तो नदी का भी वैसे ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पंचमी विभक्ति में आता है। रामाणाम रूप किस विभक्ति व वचन का है, षष्ठी विभक्ति बहुवचन का है। धेनों में विभक्ति और वचन क्या है, धेनों में जो विभक्ति और वचन है तो सप्तमी विभक्ति और एक वचन माना जाता है, एक वचन इसमें होता है, ठीक है। और अगर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि गुरुवे किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो चतुर्थी विभक्ति एक वचन का रूप है। पितृ शब्द का षष्ठी एक वचन का रूप है पितुः, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि राज्य जो है वो किस विभक्ति एवं वचन का रूप माना जाता है, तो द्वितीय विभक्ति बहुवचन का रूप माना जाता है। अगर बात करते हैं हम लोग भगवान किस विभक्ति एवं वचन का रूप है, तो प्रथमा विभक्ति एक वचन का रूप माना जाता है, क्या, भगवान, है ना। आगे बात करते हैं हम लोग क्रिया किसे कहते हैं, तो क्रिया की बात अगर यहाँ पर आती है तो जिस शब्द के द्वारा किसी कार्य को के होने
या करने का पता चले तो उसे क्रिया कहते हैं। धातु किसे कहते हैं, यानी कि क्रिया के मूल रूप को धातु कहते हैं, जैसे कि पठ, गम, हस और इत्यादि, ये सभी धातु के रूप में आते हैं। भू धातु लोट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, भवंतु हो जाएगा। अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो भविष्यति हो जाएगा। अगर यहीं पर बात करते हैं हम लोग यहाँ पर कि गम धातु विधिलिंग लकार उत्तम पुरुष एक वचन क्या होगा, तो यहाँ पर गच्छेम हो जाएगा, है ना, गच्छेम हो जाएगा। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारा कि दोस्तों की पट धातु के विधिलिंग लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप लिखना है तो पठे हो जाएगा। पीताम्बरा में कौन सा समास हो जाएगा, तो बहुब्री। पीताम्बरा पीला है जिसका अंबर। पितरों में कौन सा समास हो जाएगा, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। यहाँ पर एक एक लाइन के प्रश्न है दोस्तों, ये काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट होते हैं। ये आपके कभी कभी बहुविकल्पी में भी रख देता है, बस क्वेश्चन सेम ही रख देगा, बस आपके वहाँ पर 4 ऑप्शन रख देगा, है ना। जैसे त्रिलोचना में कौन सा समास हो जाएगा, तो त्रिलोचना में आपका ऑप्शन रख दिया द्विगु समास, ये द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, या द्वंद्व समास, या बहुब्रीहि समास, कौन सा समास हो जाएगा। तो अगर आपको पता है यहाँ पर दोस्तों कि आपको पता है कि भैया द्विगु समास ही होता है तो आप लगा दोगे। रामकृष्ण में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास के अंतर होता है। राजपुरुषा में कौन सा समास है, तो तत्पुरुष समास हो जाएगा। हरिहरों में कौन सा समास है, तो द्वंद्व समास हो जाएगा। नीलांबरा में कौन सा समास है, तो बहुब्रीहि समास हो जाएगा। कारक कितने प्रकार के होते हैं, तो कारक मुख्यतः 6 प्रकार माने जाते हैं, 6 कारक माने जाते हैं। कर्ता, कर्म, का, करड़े, च, संप्रदान, तथैव च, अपाधानि, करड़े, इत्याहु, कारणाई, षष्ठ। ठीक है, 6 कारक माने जाते हैं। आगे बात करते हैं हिंदी में कारकों की संख्या कितनी होती है, तो हिंदी में कारकों की संख्या जो मानी जाती है वो दोस्तों 8 संख्या मानी जाती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर कि रामेण सह सीता वनम गतवती है। वाक्य में रामेण जो है वो पद कौन सी विभक्ति का होता है, तो रामेण जो है वो तृतीया विभक्ति का होता है। दशरथस्य पुत्रम वनम आगतम में दशरथ पद में कौन सी विभक्ति हो जाएगी, तो इसमें षष्ठी विभक्ति हो जाएगी। रामा अश्वेन गच्छति रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति हो जाएगा, तो कारक की बात करते हैं यहाँ पर कर्ण कारक हो जाएगा और उसके बाद तृतीया विभक्ति हो जाती है। अगला हो जाएगा यहाँ पर हमारे दोस्तों कि गुरवे नमा, है ना, गुरवे नमा रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति हो जाएगी, तो संप्रदान कारक एवं चतुर्थी विभक्ति हो जाती है। श्री गणेशाय नमः, श्री गणेशाय नमः में रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति हो जाती है, तो संप्रदान कारक और चतुर्थी विभक्ति के अंतर्गत आता है। नदीश गंगा श्रेष्ठा ये रेखांकित पद में कौन सा कारक एवं विभक्ति हो जाती है, तो अधिकरण कारक और सप्तमी विभक्ति हो जाती है। तो दोस्तों यहाँ पर पार्ट 1 में आप सभी के लिए लेकर के आया था और सबसे इंपॉर्टेंट था आपके लिए पार्ट 1। तो उम्मीद करते वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्त मित्रों के साथ जरूर शेयर करना, ठीक है ना। तो यहाँ पर बेसिकली आपका एक फर्स्ट पार्ट ये आ गया है, दूसरा पार्ट फिर आएगा। दोनों पार्ट में आपके अतलगोत्री कंप्लीट कर दिए जाएंगे, हो सकता है एक पार्ट में आपका बहुविकल्पी कंप्लीट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। बस आपको एक काम करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।